हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे थिन प्रिज्म के बारे में। उससे रिलेटेड हम क्या कॉन्सेप्ट का डिस्कस किए थे, जैसे मिनिमम डेविएशन कितना होगा, उससे रिलेटेड कैसे फार्मूला आता है, साथ साथ उससे कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि उन सब वीडियो को आप नहीं देखे हो बच्चों, तो आज का जो वीडियो है उसके हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। और देखने के लिए इसलिए बोलते हैं कि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि आप एकाएक आओगे और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं हो रही है। आपको पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको वो समझ में आएगा सारी बात हो क्या रहा है आखिरकार। चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो प्रिज्म के बारे में। तो हम थोड़ा बहुत क्या, बहुत सारी जानकारी हम जुटा चुके हैं। आज हम क्या करने हैं, जो ग्राफ बताना है, डेल्टा और आई के बीच ग्राफ क्या होगा, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ डेल्टा और आई के डेविएशन एंगल और आई के बीच जो ग्राफ बनेगा बच्चों, वो कोई स्टैंडर्ड ग्राफ है नहीं। आपसे हम बोलना चाहेंगे कि आप क्या करो, ऐसे जो ग्राफ अभी बताएंगे उसको याद रखो तो आपको भला है ना, आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे नहीं इक्वेशन से ही बता दो, तो चलो बताएंगे तो जरूर, लेकिन आप उससे कोई समझ होने वाली बात नहीं है, आपको रटना पड़ेगा वो। लेकिन लॉजिक भी बताएंगे, ऐसा क्या दिक्कत है। तो अब देखो, हमें ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे देखना, यह हमारा बच्चों प्रिज्म है, कोई दिक्कत क्या। यह हमारा है, आई से आया इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट किया, और यह हमारा इमर्जेंट एंगल है, और ये हमारा ए है। यदि सेम हमारा प्रिज्म है, सेम प्रिज्म है, और यहाँ पे क्या है, ए एंगल है। अब जो इंसिडेंट इमर्जेंट एंगल है वह उतने ही एंगल से हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं रे को, तो जो है वो आई के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। यदि आई एंगल से इंसिडेंट रे आया, तो यह जो एंगल है R1, यह क्या होगा R2, और E बाहर निकल, मतलब इमर्जेंट एंगल E हुआ। अब जो यह एंगल आया है ना, उतने ही एंगल से दूसरे प्रिज्म में पास करो, तो जो यहाँ पे जो E की जगह जो I मिल रहा है वो किसके बराबर, इसके बराबर मिलेगा ना, कोई दिक्कत क्या। और अब यह एंगल जो होगा बच्चों, यह R2 के बराबर होगा और यह R1 के बराबर होगा। कोई उल्टा बात बोल रहे हैं, मतलब क्या है, यहां से सीखने को क्या मिला आपको। I और E यदि बराबर है, I और E यदि बराबर है, तो बच्चों E और I भी यहाँ पे बराबर, मतलब क्या है, I जितना होगा यदि उसके जो भी एंगल लिए, और उस एंगल के लिए क्या होगा, इमर्जेंट एंगल होगा। यदि E और उतने ही एंगल से क्या है, इंसिडेंट रे को कराओ, तो उस केस में I और E क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही बात तो बोल रहे हैं। चलो इतनी बात हो गई। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम डेविएशन कितना होगा उसकी हम क्या करते हैं, ग्राफ बताएंगे, उसकी सारी कंडीशन बताएंगे। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, डेल्टा और किसका, इसका ग्राफ क्या होने वाला है। मान लो बच्चों कि यह डेल्टा है और यह आई है। यह ग्राफ जो होता है बच्चों, कुछ ऐसे शिफ्ट होता है, मतलब कोई क्या करेंगे, लाइट डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड क्या होता है, वो ज्यादा शिफ्ट होता है इस तरह से ना। अब कहोगे ऐसा क्यों, कोई स्टैंडर्ड ग्राफ है नहीं कि आपको क्या है, कोई यह हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि यह पाराबोला है ना, कोई पाराबोला भी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ग्राफ भी नहीं है ये। तो अब यह आया कहां से जरूर बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब क्या है, यहां देखो, यहाँ पे हम इस ग्राफ से मालूम चलता है बच्चों कि यदि कोई डेल्टा, एक डेल्टा के लिए ना दो हमें वैल्यू देगा। किसका दो वैल्यू, मतलब एक हमें आई का दो वैल्यू मिलेगा, एक डेल्टा के लिए आई का दो वैल्यू मिलने वाला है। इसका मतलब है, देख तो यहाँ मैक्सिमम इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम डेविएशन मिलने वाला है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। ध्यान से देखना बच्चों, मैक्सिमम डेविएशन। अब यहाँ I जो होगा वो π/2 होगा, और E जो होगा वो π/2 होगा। मतलब क्या है, एक ही समय, ऐसा थोड़े है, एक बार ध्यान से मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सोच के बोलना कि I और E
सेम टाइम में 90 डिग्री होगा कि मैक्सिमम के केस में? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होने वाला है। यदि π/2 होता है तो ई यदि उसी समय वो भी π/2 नहीं होगा, मतलब दोनों एक ही समय में π/90 डिग्री मैक्सिमम पे नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा ना, कहने का मतलब ये है। फिर देखो यहाँ पे एक डेल्टा का वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू, तो देख तो हम यही ना बोल रहे हैं कि एक डेल्टा का जो वैल्यू होगा उस पे हमें आई का दो वैल्यू मिलने वाला है, आई और ई, इस तरह से मानते हैं। तो दो वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू और यहाँ पे एक वैल्यू, आई का दो वैल्यू मिलेगा, जिसको हम आई मान रहे हैं और एक को ई मान रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब एक बात बता कि यह हमारा एंगल क्या है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, I इक्वल टू ई, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन मिलेगा, इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम डेविएशन मिलेगा और I इक्वल टू ई होगा, तो यही हमारा मिनिमम डेविएशन का केस है। अब देखना, अभी रुको, मिनिमम डेविएशन का केस अलग से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। अब आपके माइंड में आता होगा कितना, आप बता दो ना कि यह ग्राफ आया तो कैसे आया है ना, तो ध्यान से बच्चों इन सारी बात को अपने भाषा में लिखना, इस बात को कि यह ग्राफ जो बनता है बच्चों कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट लिख लेना बुक कॉपी में अपनी कि यह ग्राफ कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है। दूसरी बात क्या लिखोगे, यह ग्राफ जो है बच्चों यह राइट डायरेक्शन से ज्यादा, मतलब लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट होता है ना, इधर की ओर शिफ्ट होगा। तीसरी बात, यह कोई पैराबोला है नहीं, पैराबोला का कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, पैराबोला है ही नहीं, ऐसा बोलो। अब यह ग्राफ जो है, चौथी बात क्या लिखोगे, यह ग्राफ इंफिनिटी तक भी नहीं जाती है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो ओपन है ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी इधर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, यह भी इंफिनिटी तक नहीं जाती है। तो चार बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट बात, कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, पैराबोला का भी कोई ग्राफ नहीं है, यह ग्राफ जो है बच्चों राइट डायरेक्शन में इधर लेफ्ट राइट साइड ज्यादा शिफ्ट होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, इंफिनिटी तक नहीं जाती है यह ग्राफ। इतनी बात आप अपनी बात में लिख लेना चाहिए आपको। चलो हो गया, यह ग्राफ आया कहां से उसके बारे में सीखो। अब कहोगे हम बोले हैं कि इसको रट लेना ही इजी है, लेकिन आपके माइंड में आता होगा कि हम क्यों रटे। नहीं रटोगे तो देख, हम इक्वेशन निकाल के आपको बताते हैं और उस इक्वेशन का यही ग्राफ बनता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस सरफेस के लिए हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो क्या लिखोगे, यहां से बोलो तो यहाँ पे एयर है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं, तो क्या लिखिएगा, एयर मतलब साइन i इक्वल टू क्या लिखोगे, n साइन r1, यही ना लिखते हैं। यदि r1 आपको लिखना हो बच्चों तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ना साइन i अपॉन n, यही ना लिखोगे। अच्छा एक बात आपको और मालूम होगा, क्या रिलेशन है प्रिज्म एंगल के साथ, रिलेशन क्या है, याद करो तो a इक्वल टू होता है r1 प्लस r2, कोई बदमाशी क्या, a इक्वल टू r1 प्लस r2 होता है। चलो अच्छी बात है, यदि r1 हमें मिल गया है तो यहां से r2 लिख सकते हो, क्या है a माइनस r1, क्या कोई दिक्कत क्या, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो दूसरे सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाइए यहाँ पे, तो क्या लगाइएगा, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, जहां से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम में रे कितना एंगल बना रहा है उसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, जहां से रे आ रही है तो रे n साइन r2 इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों 1 साइन e, कोई परेशानी क्या, 1 साइन e, 1 क्यों लिखे हैं, यहाँ एयर है ना तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ऐसी कहानी है। अब क्या करोगे सोच के बोलो तो, यहां से ऐसा लिखोगे, देख तो बच्चों देखो हमें e चाहिए, e तो e इक्वल टू ऐसा लिखो n साइन इनवर्स साइन r2, कोई परेशानी क्या, ये हमारा सिचुएशन हो गया। इतना हो जाने के बाद एक बात और आपको याद होगा, क्या होगा कि ऐसा डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, i प्लस e माइनस का a, यही ना होता है। तो i प्लस e माइनस का a, अब हमें i मिल चुका है, i कहाँ है, i मिला है कि नहीं, नहीं मिला है, यहाँ पे r1 की जगह ऐसे लिखेंगे और e तो मिल चुका है, a भी मिल चुका है, ऐसी ही ना बात है। अब चलो हम इक्वेशन लिखते हैं ना,
इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को यहां पे उठाओ, डेल्टा इक्वल टू आई तो आई ही है, ई की जगह क्या रखोगे, ई की जगह एन साइन इनवर्स साइन R2 ना और माइनस का ए। अब क्या लिखोगे, आई तो आई ही है, एन साइन इनवर्स लिखो और क्या लिखोगे, एन साइन R2 की जगह कहां पे, R2 की जगह हम ये लिख सकते हैं a माइनस R1 ना माइनस का ए। अब और सजा के लिखिए i प्लस साइन इनवर्स हम लिखेंगे n साइन a माइनस R1 किधर है रे, R1 साइन इनवर्स ना साइन i अपॉन n, इस तरह से ना माइनस ए। कोई परेशानी क्या, ये सारी बात है हमारा। तो जो डेल्टा का जो वैल्यू आया है इतना बड़ा ना, इतनी बड़ी आई है, इसी का ना ये ग्राफ है ना, इसी का ग्राफ है। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। तो क्या आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि ये, तो बच्चों आपको क्या करना, याद रखने में ही भलाई है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब कहोगे कि क्यों याद रखे, याद रखने का बेनिफिट हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे, थोड़ा देर के बाद आपको फील होगा कि इसको याद रखना कितना जरूरी है ना। और नहीं आपको फील लगता है तो चलो यहीं से बता लेते हैं, थोड़ा सा देखो यहीं पे। यदि हम क्या बोले हैं, ऐसी ये ग्राफ बनता है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका हम यूज बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। यदि ऐसा सिचुएशन है, कैसा सिचुएशन है हमारा, देखना कि हम बोले आपको कि कोई प्रिज्म है ना, कोई हमारा प्रिज्म है जिसकी डेल्टा जो है बच्चों, वो डेल्टा कितना दिया हुआ है, डेल्टा हमें मिनिमम दिया हुआ है ना, डेल्टा मीन जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा, मान लो कि हम बोलते हैं कि हमारा 30 डिग्री है ना, डेल्टा मीन जो है वो मिनिमम के केस में, तो आई जो है डेल्टा मीन के लिए आई हमारा 30 डिग्री है, ऐसा सिचुएशन है। यदि अनदर के लिए हमारा अनदर फॉर अनदर, यदि डेल्टा जो है डेल्टा, उस केस में आई जो है हमारा आई वो कितना है 24 डिग्री है, तो हमें ई बताना है कि ई कितना होगा ना, ई कितना होगा, देखना ध्यान से। यदि मिनिमम डेविएशन है तो उस केस में हमारा आई इक्वल टू 30 डिग्री है। उसके बाद अनदर केस में यदि डेल्टा जो है उस केस में आई हमारा 24 डिग्री है, तो ई बताओ कितना होने वाला है। हम आपसे क्या बोले हैं कि यदि लेफ्ट से ज्यादा राइट में हमारा क्या हो, यह ग्राफ शिफ्ट होता है। तो ध्यान से देखना, यदि हमारा यहाँ देखो इसी ग्राफ में हम देखते हैं ना, यहाँ पे तो मिनिमम मिलेगा, मिनिमम कहाँ पे, यहाँ पे i इक्वल टू ई रहेगा, वहां मिनिमम मिलेगा। मिनिमम का भी और केस करेंगे, लेकिन इसका हम यूज सीख लेते हैं, ग्राफ का कितना बेनिफिशियल हमारे लिए ग्राफ है। यदि i का वैल्यू यहाँ पे 24 डिग्री है, सपोज मानते हैं, यहाँ पे तो मिनिमम मिलता है और इस मिनिमम की जगह हमारा 30 डिग्री है, ऐसा है। ध्यान से देखना, यह सारी कहानी है। अब बताओ, ध्यान से देखो तो बच्चों, यह 30 और 24 में कितना डिग्री का गैप है, मतलब कितना, हम मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर का गैप है, ऐसा सेंटीमीटर में कंसीडर कर लिए, तो यह 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इसमें, या 6 डिग्री का मतलब डिफरेंस है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, 6 डिग्री का, या 6 डिग्री का क्या है मतलब 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ऐसा बोलो। अब बताओ कि हम ये बात तो बोल रहे हैं ना कि राइट डायरेक्शन में हमारा ग्राफ क्या है, ज्यादा शिफ्ट होता है, तो यह 6 सेंटीमीटर है जो आप माने हो 6 सेंटीमीटर, तो यह 6 सेंटीमीटर से तो ज्यादा एक गैप होने वाला है, होगा कि नहीं, या मिनिमम से इस पॉइंट पे का जो गैपिंग होगा वो 6 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि 6 सेंटीमीटर ही होगा। मैं आपके ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन टिक करना बच्चों, 35 डिग्री होगा, 37 डिग्री होगा, सी नंबर है बच्चों, या 38 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी जो है वो कितना होगा मतलब 36 डिग्री होगा ना, ये सारी बात है। तो अब बताओ कि इन ऑप्शन में किसको आप सही मानते हो,
यदि यहाँ पे 6 है और यह ज्यादा इधर ग्राफ शिफ्ट है तो यह 6 से तो ज्यादा ही होने वाला है, मतलब 36 से तो 100% ज्यादा होगा। तो यह ग्राफ, यह तब हम इस ऑप्शन को सही करेंगे कि नहीं। तो आपको कैसे यह ग्राफ याद है तभी तो आप ऐसा सोच लिए, कोई फॉर्मूला काम कर रहा है कि, तो आपको लॉजिक काम कर रहा है और ग्राफ जो सीखे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा देंगे और निकाल देंगे। तो यह आया कैसे से समझ में आना चाहिए आपको। यह जो लेंथ है वह 6 सेंटीमीटर है, तो यह बच्चों यह लेंथ 100% 6 से ज्यादा ही होगा। अब कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यह ग्राफ जो है लेफ्ट से ज्यादा राइट की ओर शिफ्ट होता है, तो यह ज्यादा शिफ्टिंग है, तो यहाँ पे गैप क्या होगा, यह ज्यादा ही होने वाला है। तो 36 से तो 100% ज्यादा होगा। तो 36 के अलावा कौन सा ऑप्शन ज्यादा है? तो 37 है, तो 37 ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से हमारा ये बेनिफिशियल है। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद अब आपको अभी बता रहे हैं कि कितना होगा डेविएशन, मतलब मिनिमम डेविएशन के केस में क्या फॉर्मूला आएगा, उसकी सिचुएशन क्या होने वाली है, तो ये देखना। तो हेडिंग लिखना बच्चों फॉर मिनिमम डेविएशन ना, हेडिंग लिखना फॉर मिनिमम डेविएशन ना, इसको हम बच्चों डेल्टा मीन से डिनोट कर रहे हैं। कोई परेशानी क्या? डेल्टा मीन हो गया। अब देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे डेल्टा मिनिमम से डेविएशन, तो अभी अभी आपको क्या सिखाए हैं, यह ग्राफ को देखिए तो मिनिमम किस पॉइंट पर मिलता है, जब i इक्वल टू ई होता है, i इक्वल टू ई होगा। यदि मिनिमम का केस है तो फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, डेल्टा मीन के लिए बच्चों i इक्वल टू ई होता है। यदि i इक्वल टू ई है तो r इक्वल टू r1 इक्वल टू r2 भी होगा, दोनों बराबर होगा। ऐसी सिचुएशन है ना, मिनिमम डेविएशन में यह सारा केस आने वाला है। अब बताओ कि यह याद करो बच्चों, क्या करोगे याद। अब हमारी ये सारी सिचुएशन है ना, तो a इक्वल टू क्या होता है, r1 प्लस r2 होता है। यह हमारा क्या है, प्रिज्म एंगल। क्या है बच्चों? प्रिज्म एंगल है ना, कोई दिक्कत क्या, प्रिज्म एंगल है। तो यह सब बराबर है, तो ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखो तो यदि r1 इक्वल टू r2 है तो किसी को अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, a इक्वल टू r1 प्लस r1 ही लिखेंगे। तो a इक्वल टू क्या लिखोगे, 2r1। मतलब क्या है, r1 इक्वल टू a/2। मतलब क्या है कि r1 की जो वैल्यू है बच्चों वो प्रिज्म एंगल के आधा होगा। कब? जब मिनिमम डेविएशन का होगा केस तब। यदि ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि r2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a/2, a भी हमारा हो सकता है। तो यह हमारा दोनों सिचुएशन है। अच्छा यह ग्राफ मतलब फिगर बना के देख लीजिए। यदि यह हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो मिनिमम डेविएशन का जो केस बनेगा बच्चों वो डेल्टा मीन यहाँ पे आएगा। कोई परेशानी क्या? यह r1 है और यह हमारा क्या है, r2 है ना, इस तरह से। और ये हमारा क्या है, प्रिज्म एंगल है। होगा कि नहीं? इतनी कहानी तो हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है कि हो गया। तो मिनिमम डेविएशन में क्या लिखोगे, डेल्टा मीन जो होगा बच्चों, डेल्टा मीन i प्लस ई माइनस का ए होता है ना। एक्चुअल में जब डेल्टा लिखते हो तो यही ना लिखते हो। और डेल्टा मीन की बात करेंगे तो डेल्टा मीन की जगह i इक्वल टू ई होता है। तो अपनी मर्जी है बच्चों, या तो i के फॉर्म में लिख लो या e के फॉर्म में लिख लो। तो हम क्या लिखते हैं, i प्लस i माइनस का a, मतलब 2i माइनस a। इसका मतलब है बच्चों कि हम लिख सकते हैं कि डेल्टा मीन जो है वो प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू i होगा मिनिमम के में ना, ऐसी सिचुएशन। या ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, ऐसा भी लिख सकते हो, और हमें नहीं लिखेंगे, मतलब e इक्वल टू डेल्टा मीन प्लस का a अपॉन का 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है? हम i और e बराबर है तो i की जगह e की जगह i रख दीजिए या i की जगह e रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो इन दोनों बात को ध्यान रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद और सारा कहानी बताते हैं। हो गया? चलिए देखना, हमें निकालना है
हम टारगेट है हमारा कि प्रिज्म फार्मूला क्या होता है ना, प्रिज्म फार्मूला देखना कैसे निकलता है, यही केस से निकलेगा ना। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो बच्चों देखो, क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। हम क्या करते हैं कि स्नेल्स लॉ लगाते हैं सरफेस 1 के लिए, ऐसा है, यही ना है, ग्राफ फिगर है, बना लेते हैं फिर से बच्चों। यह हमारा R1 है, यह R2 है, यह हमारा A है और यह हमारा I है, इधर एयर है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मानते हैं, यहां भी एयर है, कोई दिक्कत क्या, मिनिमम। तो आप फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो क्या लिखे 1 sin I इक्वल टू लिखोगे n sin R1, कोई दिक्कत क्या, ऐसी सिचुएशन है। अभी अभी क्या पढ़े हो, मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो R1 इक्वल टू a/2, यही ना पढ़े हो। तो यहाँ पे देख, तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, I इक्वल टू n तो n ही है sin a/2, कोई दिक्कत क्या, a/2, a/2 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा अभी अभी बताओ कि I इक्वल टू क्या लाए हो, I इक्वल टू डेल्टा मीन प्लस का a अपॉन 2, यही ना लाए हो, या और इक्वल टू E इक्वल टू क्या लिखे थे, डेल्टा मीन ना, डेल्टा मीन प्लस a अपॉन 2, इन दोनों में से कोई एक का यूज करो, हमें रिक्वायरमेंट किसका है, I का, तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, साइन डेल्टा मीन प्लस a अपॉन 2 और इक्वल टू n साइन a/2, कोई परेशानी क्या, ये हमारी कहानी है। यदि हम n इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, साइन डेल्टा मीन प्लस a अपॉन 2 और क्या लिखोगे, साइन a/2 ना, यही हमारा बच्चों, इसी को बोलते हैं कि प्रिज्म एंगल है ना, या प्रिज्म एंगल नहीं बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला। कोई बड़ी बात है कि इसी को, n हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, क्या दिक्कत है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है, और a हमारा क्या है, प्रिज्म एंगल है, और यह क्या है, a हमारा प्रिज्म एंगल और a तो साइन की बात है ना, ऐसी कहानी है बच्चों। अब थोड़ा सा और सोचते हैं, जो बात अब बताने जा रहे हैं उस बात को हम थिन प्रिज्म में पढ़ चुके हो, यदि वहां से यदि आपको समझ में देखने के बाद 100% वहां यहां से अच्छा से वहां बताया हुआ है नो, थिन प्रिज्म में, लेकिन वहां भी आप सीखो, चलो यहां भी सीख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से कैसे बनाते हैं। यदि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां भी आपको सिखाते हैं ना। अब ग्राफ को मिटाएंगे, ध्यान से देखिए, यदि बच्चों हम ऐसा सोच के चलते हैं कि एंगल बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, प्रिज्म का एंगल जो है वो बहुत छोटा है, एकदम छोटू सा है, तो क्या करोगे, ध्यान से देख, ऐसी सिचुएशन है, एकदम छोटा है, तो साइन जब थीटा होगा तो यह अप्रॉक्स थीटा के बराबर होता है कि नहीं। यदि यह सारी कॉन्सेप्ट है तो एक बात बता कि अभी अभी क्या पढ़े हो, अभी अभी क्या पढ़े हो तुमने, कि साइन I इक्वल टू n साइन R1, जो हम क्या किए, स्नेल्स लॉ लगाए हैं, जो फिगर बनाए थे वो, तो यहां से क्या लिखोगे, साइन I की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा मीन प्लस का a अपॉन 2 इक्वल टू n साइन a/2। यदि हमारा थीटा जो प्रिज्म जो है बच्चों, फॉर थिन प्रिज्म हुआ तो क्या होगा, ये सारा जो है वो हम लिख सकते हैं साइन मीन प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू n इंटू a/2। लिखने में परेशानी है कि कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब सोचो तो क्या लिखोगे, यहाँ से 2 तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखना यहाँ से क्या लिख रहे हैं, यहाँ से बच्चों ऐसा लिख सकते हैं डेल मीन इक्वल टू एन ए माइनस ए, मतलब क्या है, डेल मीन इक्वल टू ए कॉमन लोगे तो n माइनस 1, यही ना, मतलब क्या है, जब थिन प्रिज्म होगा ना तो मिनिमम डेविएशन कितना होगा, a
प्रिज्म एंगल है, n हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है और n1 क्या है, 1 ही है। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन है, यदि यह सिचुएशन कब आया है, सोच के बोलो तो, जब प्रिज्म के दोनों साइड सराउंडिंग में क्या था, एयर रखा हुआ था। अब मन में बदमाशी आए और कहोगे कि देखो कि हम थिन प्रिज्म, जो भी प्रिज्म लिए हो उसके साइड में कोई मीडियम डालेंगे, एयर नहीं रहेगा तो टेंशन आएगा। उस टेंशन को बचने के लिए क्या करोगे, एयर था तब तो ये ऐसा फॉर्मूला आया, एयर नहीं रहेगा बच्चों तो डेल्टा मीन जो आएगी वो कैसा आएगा, प्रिज्म एंगल अभी भी वही रहेगा, लेकिन NP अपॉन NS माइनस का 1। अब कैसे, NP क्या है, NP जो है बच्चों वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, कोई दिक्कत क्या। NS जो है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग ना, क्या करोगे, सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो ये सारी कहानी है, ऐसे लगा लेंगे, क्या रॉकेट साइंस है की, तो ये सारी बात है। अब चलो इतना तो हो गया, अब मैक्सिमम डेविएशन का केस पढ़ते हैं ना। मैक्सिमम डेविएशन में कैसी कंडीशंस आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, हो गया। चलो ध्यान से देखो, अब है हमारा कि मैक्सिमम डेविएशन कैसे आएगा, तो ध्यान से देखना है। मैक्सिमम डेविएशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, और इसको बच्चों डेल मैक्स से डिनोट करेंगे। मैक्सिमम कब आया था, फिगर्स ग्राफ से देखिए, ये डेल्टा है इस तरह से, यही ना आया था, ई जो है वो π/2 हो जाए या आई हमारा π/2 हो जाए, तो इस केस पे हमें मैक्सिमम मिलता था। मतलब क्या है कि एक ही टाइम में दोनों 90 हो जाए, नहीं बच्चों नहीं, इनमें से कोनो एक ही 90 होना चाहिए, या तो आई हो जाए या तो ई हो जाए, तो हमें मैक्सिमम डेविएशन मिलने वाला है ना, मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। तो मैक्सिमम डेविएशन कब मिलता है, आई इक्वल टू π/2 हो जाए या और ई इक्वल टू π/2 हो जाए, कोई दिक्कत क्या, i इक्वल टू π/2 हो जाए या e इक्वल टू π/2 हो जाए, तब जाके मैक्सिमम डेविएशन। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, फिगर से समझिए, ये हमारा प्रिज्म है और यह प्रिज्म जो है बच्चों हमारा ग्रेजिंग इंसिडेंट रे आ रहा है। ग्रेजिंग इंसिडेंट कहने का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है बच्चों, वह 89.000999 ऐसे करके है, मतलब 90 के पास पहुंचने वाला है, उसी को ग्रेजिंग इंसिडेंट करते हैं। मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ना होकर 89.999 समथिंग पे आए यदि रे आए तो उसको हम बोलते हैं कि ग्रेजिंग इंसिडेंट हो रहा है। जैसे ऐसा मान लो कि एकदम ऐसी सिचुएशन है, इस तरह से आया और ऐसे आया ना, और इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया, कोई दिक्कत क्या बच्चों। तो जब इसको आगे की ओर बढ़ाओगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम डेविएशन डेल मैक्स मिला जाता है ना, डेल मैक्स मिलता है, इस तरह की कहानी। यदि सोच के बोलो कि यह ग्रेजिंग इंसिडेंट है, क्या है, ग्रेजिंग इंसिडेंट है, कोई दिक्कत क्या, ग्रेजिंग इंसिडेंट। यदि यह एंगल कितना होगा, यह एंगल मान लो कि यह एंगल कितना होने वाला है, जब 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर कि यह थीटा सी, थीटा सी कहने का मतलब है क्रिटिकल एंगल के बराबर है, और क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो a इक्वल टू r1 प्लस r2 होता है, तो a तो यही है और यह थीटा सी है प्लस का r2 है, मतलब r2 इक्वल टू a माइनस थीटा सी होने वाला है। मतलब यह जो एंगल होगा वो कितना होगा, a माइनस कितना, थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल। हम क्रिटिकल एंगल को थीटा सी से डिनोट किए है ना, थीटा सी क्या है बच्चों, हमारा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल है। चलो
कुल मिला के हम बताना क्या चाह रहे हैं, फिर से देखो ध्यान से, कि मैक्सिमम डेविएशन जो होगी उस सिचुएशन तब आएगा जब i इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए या e इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए, तब हमारा क्या है, मैक्सिमम डेविएशन का केस बनेगा। और इस तरह से जब हमारा ग्रेजिंग इंसिडेंट हो तो यह क्या होने वाला है, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब क्रिटिकल एंगल का एंगल बनेगा और इस तरह से रिफ्लेक्शन होगी और यहाँ पे क्या होगा, इमर्जेंट एंगल बनेगा, ई बनेगा। ऐसी सिचुएशन है, बाहर निकलेगा। उसके बाद वहां पे ए जो यह एंगल कितना होगा, ए इक्वल टू r1 प्लस r2 जानते हैं, r1 कितना होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तब जाके ऐसी सिचुएशन आई है ना। चलो ये सारा कहानी हो चुका है। यदि मैक्सिमम डेविएशन का केस है तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स जो होगा i प्लस ई माइनस ए, इनमें से कोई पाई बाई 2 और माइनस का ए हो जाए। ऐसा नहीं हो बच्चों कि एक ही समय में ई और आई हो जाए दोनों पाई बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, और आई प्लस पाई बाई 2 माइनस ए, इनमें से दोनों सिचुएशन में से एक हो जाए तो मैक्सिमम डेविएशन का केस बनता है। कोई दिक्कत है कि इसमें? चलो नहीं दिक्कत है तो और कुछ करते हैं ना, इसके साथ और बदमाशी करते हैं। मान लो कि इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो पहले ना, हो गया। चलो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, स्नेल्स लॉ लगाइए सेकेंड सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए क्या लिखोगे बोलो तो, साइन a माइनस थीटा c इक्वल टू साइन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n मान लो और इधर एयर है तो क्या लिखोगे n, और इधर क्या लिखोगे e। कोई दिक्कत है कि इस बात से? अब बताओ कि ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए तो, e इक्वल टू साइन इनवर्स n साइन a माइनस थीटा c, थीटा c। अब एक बात और बताइए, यहां पे देखना बच्चों, यह ट्रिगो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन a माइनस b हो तो बच्चों हम ऐसा लिखते हैं, साइन a cos b माइनस cos a इंटू साइन b, यही ना लिखते हैं। ये आना चाहिए, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, e इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन इनवर्स n, अब क्या लिखोगे बोलो तो, वहां पे ऐसा लिख सकते हैं, साइन a इंटू कॉस थीटा c माइनस कॉस a इंटू साइन थीटा c ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यह हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल की कहानी है ना। यहां से यह थीटा c जो है, कॉस थीटा c जो क्रिटिकल एंगल, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। अब कहोगे कैसे, अरे यहाँ क्रिटिकल एंगल निकालना चाहोगे तो क्या होगा बोलो तो, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, साइन c इक्वल टू कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ज्यादा वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या बोले, क्या ध्यान से सुनिए बच्चों, यदि हमें साइन थीटा c निकालना हो तो म्यू r अपॉन म्यू क्या करते हैं, डेंसर रियलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी तरह से ना। तो sin थीटा c इक्वल टू 1 बाई क्या होने वाला है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए हैं, एयर लिए हैं बाहर तो 1, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है तो n लिखे हैं। इस तरह से यदि हमें थीटा sin थीटा c यदि इतना है तो क्या cos थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, कर लेंगे। कैसे करेंगे, कैसे, sin थीटा क्या होता है बच्चों, याद कर दो, sin थीटा जो होता है वो p बाई h होता है, तो p की जगह 1 है, h की जगह n है, तो b नहीं निकल सकता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर से। तो h कितना है हमारा बोलो तो, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यह हमारा b आया। तो यदि हमारा b है तो cos थीटा नहीं निकलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और थोड़ा कहानी बताते हैं इससे रिलेटेड। हो गया, यहां पे देखना क्या दिक्कत है। अब देखो देखो, यहां पे देखो, यहां पे क्या करोगे, cos थीटा c इक्वल टू क्या लिखोगे, b बाई h। तो cos थीटा c इक्वल टू b कितना है, b हमारा अभी अभी निकाले वो रूट अंडर n स्क्वायर माइनस का 1,
अपॉन क्या है, h कितना है, n है, तो यही ना है हमारा क्या, यहाँ यह cos थीटा जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखने में कोई परेशानी है, E इक्वल टू लिख सकते हैं, बोलो तो साइन इनवर्स, E इक्वल टू साइन इनवर्स, और क्या लिखोगे, n साइन ए, और ए हमारा क्या होगा बच्चों, ये प्रिज्म एंगल है ना, प्रिज्म एंगल है, तो क्या लिखोगे, cos थीटा, cos थीटा सी की जगह ए बात लिख सकते हैं, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, और माइनस, और cos ए रहने दो, और यहाँ नहीं लिख सकते हैं 1 बाई n, किसकी जगह, किसकी जगह 1 बाई n, साइन थीटा सी की जगह, ये बात लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिखा जा सकता है, क्या कोई रॉकेट साइंस है कि, तो बच्चों ये सारा कहानी है। तो आपसे मैक्सिमम डेविएशन क्या हुआ, मिनिमम डेविएशन का कौन कौन सा केस है, सारी चीज के बारे में हम डिटेल स्टडी किए ना। चलो एक दो क्वेश्चन भी यहां से करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से सीखना। और यदि बच्चों हम आपसे फिर से बोलेंगे कि फार्मूला रटो नहीं, फार्मूला कॉन्सेप्ट याद रखो कि कैसे कैसे बनाया गया है। यदि जब आप संकट में रहोगे ना, तो आपको फार्मूला काम नहीं देगा, आपको कॉन्सेप्ट काम देगा। तो याद रखना, फार्मूला रटने से भलाई है अच्छा कि कॉन्सेप्ट को सीखो और कॉन्सेप्ट को यूज करो क्वेश्चन में, नहीं तो याद नहीं रहेगा, समय आएगा भूल जाओगे, और भूलोगे तो फिर टेंशन में आ जाओगे। इसीलिए बोलते हैं हम इतना कहानी करने का क्या लॉजिक है, ऐसा होता तो फार्मूला ही रटा देते, फार्मूला लिख लो आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, फार्मूला को सीखने के साथ साथ याद रहे तो और अच्छी बात है, ना याद रहे तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। चलो अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करके देखते हैं आपको ना। एक क्वेश्चन देखना बनाते हैं। चलो बच्चों हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का एक प्रिज्म बना हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका कहने का मतलब है कि सारे एंगल 60-60 डिग्री होने वाला है, मतलब इस तरह से सिचुएशन होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का एक प्रिज्म है, जो यह भी 60 डिग्री होगा, तो यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री। कोई रॉकेट साइंस है कि। उसके बाद बोला है बच्चों कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह n की वैल्यू है √2 दिया हुआ है, n की वैल्यू √2 दी गई है, और इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। और क्या सिचुएशन है, ध्यान से देखो कि यह हमारा सिचुएशन है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं, कह रहा है कि इसमें मिनिमम डेविएशन का केस कितना, मिनिमम डेविएशन कितना होगा, वह एंगल बताइए, मिनिमम डेविएशन का एंगल कितना होगा वो बताओ। और साथ ही साथ आपसे पूछ रहा है कि कितना एंगल पे इंसिडेंट रे को लाया जाए कि मिनिमम डेविएशन होगा, कितना डिग्री एंगल पे लाया जाए इंसिडेंट एंगल को कि मिनिमम डेविएशन होगा। मतलब कह रहा है कि डेल्टा मीन पूछ रहा है आपसे, और आई पूछ रहा है ना। फिर से क्वेश्चन समझिए, ध्यान से सुनिए। इक्विलैटरल टाइप का हमारा एक प्रिज्म दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स हमारा क्या है, एंगल सब 60-60 डिग्री होने वाला है ना। ये सारी कहानी है। दोनों साइड हमारा एयर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एयर है। और एयर होने के बाद साथ साथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2। कोई बड़ी बात है कि √2 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम डेविएशन कितना होगा, डेल्टा मीन, और साथ ही साथ आई पूछ रहा है क्या। अब याद करो कि मिनिमम डेविएशन में क्या क्या होता है, ध्यान से देखो कि I इक्वल टू E होगा ना, और R1 इक्वल टू R2 होगा, तभी जाके ना मिनिमम डेविएशन मिलता है। ग्राफ याद कीजिए, जो ग्राफ आपको बताए हैं उसको याद करो। तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम डेविएशन तभी ना आता है जब I इक्वल टू E होता है, I इक्वल टू, और साथ साथ क्या होता है, R इक्वल टू R1, R1 इक्वल टू R2, ये दोनों सिचुएशन होना चाहिए, तभी तो मिनिमम डेविएशन। यदि ऐसी सिचुएशन हुआ तो R1 किसके बराबर है, मतलब जो प्रिज्म एंगल जो होगा उसका हाफ होता है। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, फॉर बच्चों, फॉर मिनिमम डेविएशन की केस में, डेल्टा मिनिमम डेविएशन के केस में हम क्या बोल सकते हैं, बोलो तो बच्चों,
हमारा I जो होगा वो E के बराबर होगा, और क्या होगा R1 इक्वल टू R2 होगा, और क्या होगा बच्चों R1 जो होगा वह A/2 के बराबर होगा, या और R2 जो होगा A/2 के बराबर होगा। यही ना सारा चीज अभी आपको सब चीज प्रूफ करके बताए हैं ना। तो ये सारा सिचुएशन होगा, साथ साथ और क्या होगा ध्यान से देख, तो डेल्टा मिनिमम जो होगी वो डेल्टा मीन वो किसके बराबर होने वाला है ना, या यही तो निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करोगे, अब उपाय लगाओ, उपाय लगाइए। यहाँ पे फिगर बनाओ, यहाँ पे रे आया इस तरह से, यह नॉर्मल है, और यह आई, यह भी हमें पूछ रहा है, यह दिया नहीं है हमें ना, पूछ ही रहा है। तो इस तरह से आया और इस तरह से निकल गया है। तो यह ई है और यह हमारा R1 है और यह हमारा R2 है, यह हमारा R2 है। एक बात और याद करो, I के साथ क्या रिलेशन आया था, I इक्वल टू यही ना हुआ था मिनिमम डेविएशन में डेल्टा मीन प्लस का A/2। याद करो बच्चों, I का फॉर्मूला यही ना मिला था हमें ना, तो मिला था तो क्या दिक्कत है, हम लगाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ। अब देख क्या लिखोगे, यहां से फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब स्नेल्स लॉ लगाओ। तो फर्स्ट सरफेस के लिए यदि स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे बोल, तो बाहर वो एयर है तो 1, तो मतलब sin I इक्वल टू n2 मतलब n, और क्या लिखोगे sin मतलब R1 ना। I की जगह क्या लिखोगे बोलो बोलो, I की जगह दिस मतलब sin डेल मीन प्लस का A/2 इक्वल टू n sin A/2, A/2। R1 की जगह क्या लिखेगा A/2, A हमारा क्या है। अब बताओ कि यह दोनों साइड हमारा साइन दिख रहा है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा मीन जो होगा प्लस A/2/2 n A/2, दिस से दिस गए, तो डेल्टा मीन जो होगी वह प्लस का A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 और A है ना, यही ना है। प्रिज्म एंगल कितना है 60 डिग्री है ना। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन मीन और मतलब डेल मीन, और यह 60 डिग्री है, और इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, इक्वल टू, यहाँ पे यह बात गलत कर रहे हैं हम, यहाँ पे अभी साइन कैंसिल क्यों कर रहे हैं, साइन कैंसिल करना ही नहीं जरूरी है ना। ध्यान से देख, यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो क्या लिखोगे यहां से बोलो, तो साइन डेल्टा मीन और प्रिज्म एंगल हमारा 60 डिग्री है अपॉन 2, n हमारा कितना है √2, और साइन हमारा कितना 60 डिग्री अपॉन 2, मतलब क्या लिखोगे साइन डेल्टा मीन प्लस का 60 डिग्री अपॉन 2 और √2, और यह कितना साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 मतलब दिस, इस तरह से। इसको क्या करो, इसको क्या करना चाहिए, हमारा मन है कि क्यों ना इसको रेशनलाइज कर लो ना, रेशनलाइज कर लो, और ताकि हमें देखने में अच्छा भी लगे और साथ साथ हमें काम का भी दिख जाए। तो क्या हो, तो √2/√2 कर दिए, अरे देखने के लिए अच्छा नहीं, वह हमारा कैसा है साइन का, इजीली हमें कोई ऐसा कौन √2/2 है कि साइन का कोई वैल्यू लिखना ही परेशानी है। तो देखो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से एक बड़ा अच्छा सुंदर सा रिलेशन आएगा। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं हम। चलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, डेल मीन जो होगी वो डेल्टा है, डेल्टा साइन मत समझना, ये तो साइन है ये डेल्टा है, और क्या लिखोगे यहाँ पे साइन रहेगा, और a हमारा 60 डिग्री है अपॉन 2, और क्या लिखोगे यहाँ पे बनेगा 2/2 दिस गायब, तो क्या लिखोगे साइन डेल्टा मीन प्लस का 60 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिखोगे 1/√2, और 1/√2 याद करो कितने डिग्री का वैल्यू है 45 डिग्री का। तो क्या लिखोगे बच्चों साइन हमारा डेल मीन प्लस का 60 डिग्री अपॉन 2, और ये लिखोगे साइन 45 डिग्री ना, साइन 45 डिग्री लिखोगे, कोई दिक्कत क्या।
अब इस तरह से देख, यहां से यह साइन का है तो क्या लिखोगे, दोनों साइड है ना, तो डेल्टा मीन प्लस का 60 डिग्री अपॉन 2 और क्या लिखोगे 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो डेल्टा मीन प्लस का 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब डेल्टा मीन जो होगी वह 30 डिग्री के पास आएगा। क्यों आएगा, 90 माइनस क्या करेंगे 60 तो 30, तो इस तरह से डेल्टा मीन तो मिल गया है, डेल्टा मीन तो मिल गया ना। अब हमें आई निकालना है, आई भी तो चाहिए ना, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसका निकाल के बताते हैं आई क्या होगा। अब देखना आई के बारे में सोचिए, यहां मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो एक बात बताओ बच्चों, डेल्टा मीन जो होगी वो किसके बराबर होता है, डेल्टा किसके बराबर, ई माइनस, मीन की बात करें डेल्टा मीन तो आई प्लस आई माइनस का ए, मतलब डेल्टा मीन जो होगा वो 2i माइनस ए के बराबर ना। क्यों ऐसा लिखे कि मिनिमम कंडीशन में i इक्वल टू ई होता है, तो हमें i चाहिए ना, तो i के टर्म में लिख लेते हैं, 60 डिग्री तो मालूम है हमें, तो डेल्टा मीन जो होगा बच्चों 2 इंटू आई माइनस 60 डिग्री ना। अभी मिनिमम कितना आया है 30 ना, तो क्या लिखोगे 30 डिग्री इक्वल टू 2i माइनस 60 डिग्री, और इसको मल्टी इधर ऐड करोगे तो 90 डिग्री इक्वल टू 2i, मतलब i इक्वल टू 45 डिग्री होने वाला है। आएगा कि नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है कि बच्चों इसमें, तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों हमें कहने का कुल मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक भी याद होना चाहिए, और तब जाके आपको क्या होगा क्वेश्चन बनेगा। हो गया, तो इस तरह से बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और ऐसे ही आप जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले वहां से आप बनाइए और बना के देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यदि प्रॉब्लम आए तो फिर से कॉन्सेप्ट को देखो, और देखने के बाद आपको 100% हम बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि प्रिज्म खत्म हो गया है और अभी सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी प्रिज्म में बहुत सारे टॉपिक बचा हुआ है, तो उन सारे टॉपिक को धीरे धीरे हम एक एक करके सबको आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा ना, टेंशन नहीं लेनी है। तो हो जाने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां भी आपसे क्वेश्चन मिले इस टाइप से, प्रिज्म से रिलेटेड, थिन प्रिज्म हुआ या प्रिज्म हुआ या मैक्सिमम कंडीशन या मिनिमम कंडीशन से रिलेटेड, तो आपसे बनेगा अब क्वेश्चन, बना के देखिए 100% मिलेगा, बनेगा। अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म से ही रिलेटेड डिस्पर्जन क्या होता है ना, क्यों 7 व्हाइट लाइट प्रिज्म कैसे 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना, तो ये सारा स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना। तब तक के लिए बच्चों आप इन सारे वीडियो को देखिए और समझ से आप क्या क्वेश्चन ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है ना, और फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। That's it.